बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर लिया गया। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की और इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए ओन चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर दिया है। इस समय दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शाज़िया मरी साहिबा की जानिब से एक बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान ताहाल, मुस्लिम लीग नून के दरमियान ताहाल कोई मामला तय नहीं हो सके हैं। आपने कुछ दिन पहले इसी हवाले से इसी तरफ इशारा दिया था कि कोई मामला डेडलॉक बरकरार है और किसी तरफ मामला इस वक्त जाता नहीं नजर कुछ भी तय नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल यही कहा था कि जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों में कुछ भी तय नहीं हो सका जी। और अब नवाज शरीफ साहब का जो सऊदी अरब का क़याम है वो मुमकिन है वो एक हफ़्ते का हो, ये भी मुमकिन है कि वो ज़रा तवील हो जाए और ये भी मुमकिन है कि मुख्तसर हो जाए और वो वापस दुबई आएँ और यहाँ से फिर बाकी रहनुमा दुबई जाएँ। ये भी हो सकता है कि वो सऊदी अरबिया से लंदन चले जाएँ। तो ये मुख्तलिफ इस वक्त बातें हो रही हैं और मुस्लिम लीग नून के जो ज़रा हैं वो कह रहे हैं। मैं सियासत पे ज़रा बात बाद में करता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन साहब का आज इंतकाल हुआ जी। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा, उन्होंने बीमार थे काफ़ी तवील अरसे से और मुबैना तौर पे इसको ख़ुदकुशी बयान किया गया है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही बात। रात को वो सोए और मुलाजिम ने उसके बाद जो पुलिस की तफ्तीश मुलाजिम ने खिड़की से झांका, सुबह देर हो गई, उनको उठे नहीं, देखा तो वो खून में लथपथ उनकी लाश पड़ी हुई थी मैयत। और वो जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन और अब ये एक बहुत बड़ा अलमी है और उन्होंने ख़त जो छोड़ा है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं बहुत जो मेरी शदीद बीमारी है उसकी वजह से मेरे जिस्म पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो देखने में उसमें यह है कि जो उनके चेहरे पे या बाकी इस तरह की कोई बात है उसमें ग़ालिबन ख़त में मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको तो उसकी वजह से वो एक डिप्रेशन में गए और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि जो मेरा मुलाजिम है जो हमेशा मेरे साथ रहा है इसका ख़ास ख्याल रखा जाए और इसको कुछ ना कहा जाए। उन्हीं की हैंड राइटिंग है, ठीक, बड़ा आलमी है और हम ताज़ियत करते हैं जहांगीर तरीन साहब से और उनके तमाम अहले खाना तमाम अहबाब से। दूसरा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मौलवी चांडियो साहब जो हैं उनके घर में भी आज एक सानिया पेश आया और उनकी जो 2.5 साल की उनकी पोती जो है वो उनका शायद पैर फिसला है, ग़ालिबन क्या हुआ है वो तालाब में बच्ची जो है वो गिरी है और वो उसके बाद वो अल्लाह के पास चली गई है। तो अब उनसे भी हम दिल से ताज़ियत करते हैं और पूरे मुल्क में, तमाम मुल्क में ये जो बारिशें हैं, अब बारिशें कल की तरह आज भी जारी रहीं और अब ये बयान हो रहा है कि शायद वो पंजाब में और कुछ इलाकों में जो है वो निचले दर्जे का सैलाब भी शायद, और यही सूरत हाल कराची में आने वाले दिनों में बयान हो रहा है कि मुल्क के दूसरे इलाकों में भी ये शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। ये जो अच्छा ये देखें बड़े कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, जैसे ये आज 2 वाक़यात हुए और दोनों एक तरह से अजब से बहुत से हो रहे हैं ऐसी बातें। देखें, यहाँ इस्लामाबाद के पास एक वाक़या पेश आया है और वो वाक़या ये है कि एक छोटी बच्ची जो है उसको इनक्यूबेटर में रखा हुआ था, तो इनक्यूबेटर जो है वो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और बच्ची जल गई। आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, जलने के बाद जो है वो बच्ची को इनक्यूबेटर से शॉर्ट सर्किट हुआ, बच्ची जल गई इनक्यूबेटर में, नौज़ायदा बच्ची, और उसके बाद करंट से, और उसके बाद ये हुआ कि उस जो जली हुई बच्ची है वो देखो ज़िंदा है। अब उसको दूसरे हॉस्पिटल में ला के एडमिट किया और वो ये बयान हो रहा है जनाब कि वो हॉस्पिटल ही गैर कानूनी था, अस्पताल सील कर दिया आज, और ये
इस्लामाबाद के कि मज़ाफ़ात में वो काम कर रहा था अस्पताल, और वहाँ पे लोग जा रहे थे और उसको उस अस्पताल का लाइसेंस ही नहीं था और वो पता नहीं कौन से लोग चला रहे थे और वहाँ पे एक इंक्यूबेटर रखा हुआ था, लाके उसमें बच्ची को रख दिया इंक्यूबेटर के अंदर। जो है वो हमारे स्टाफ के एक मेंबर हैं और मैं, बड़ी अजीब सी बात है, उनके घर में एक सानिया पेश आया और वही सानिया है कि 1.5 साल की बच्ची, बाद वो सोचते हैं कि ये बड़ी अजीब सी 1.5 साल की जो बच्ची है वो ज़ाहिर चलना सीखा तो वो इधर उधर घर में भाग रही है, दौड़ रही है। वो भागते दौड़ते वालदा जो है अपना काम कर रही हैं, तो बच्ची जो है वो एक बाल्टी के पास चली गई जिसमें पानी भरा हुआ, और बच्ची जो है वो पानी भरा हुआ तो बाल्टी का वजन ज़ाहिर ज़्यादा होगा, तो बच्ची ने गालिबन उसमें देखा है, कोशिश की उसको खींचेगी, तो बच्ची बाल्टी में डूब के बच्ची की डेथ हो गई। यानी जो पानी की बाल्टी है, जितनी देर में वालदा पहुंची या बाकी घर वाले पहुंचे तो बच्ची जो है वो बाल्टी के अंदर डूब के, पानी की बाल्टी, बड़ी ये ऐसे वाक़यात हैं जो बड़ा अजब सा लगता है कि एक्सीडेंट्स और हादसे किस तरह से होते हैं और होते हैं। बाज़ दफ़ा सुन के बड़ा, तो अल्लाह ताला सब पे करम करे, सबको अपनी हिफाजत से रखे, और ये जो इस किस्म के एक्सीडेंट्स और बड़े अजब किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये सियासत पे बात ये कर रहा था कि देखें डेडलॉक तो है, डेडलॉक इस तरह से है कि असल में किसी को ये नहीं पता कि क्या करना है, किसी को नहीं पता क्या करना है, वो ब्लैक होल में फंसे हुए सारे, और ब्लैक होल में तो फंसना था, ये तो तय था। बिल्कुल जैसे ये था कि देखें वहाँ से आप मैं नहीं चलाना चाह रहा पुराने क्लिप्स, लेकिन वो ये वहाँ से याद करें कि एहतसाब नहीं होगा, एहतसाब के बटन के ऊपर ऐसे ऑपरेशन जो था उसका बटन हटा दिया, उसके पूरा सिस्टम, कुछ सिस्टम है इस वक्त बिल्कुल आपको लगेगा कि एक तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया ना सारा सिस्टम, बिल्कुल टोटे टोटे, और उसमें जो है वो क्योंकि वो सिस्टम जो है ना वो एक अजीब सा था ना, एक फेक सा सिस्टम था, तो वो अच्छा है, वो जितना उधरता जा रहा है उतना ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसी के नतीजे में ही तो फिर कुछ बेहतरी बना निकलेगी ना इसमें से, इस तरह तो कंटिन्यू रह नहीं सकता। तो बाकी है कि वो जब एहतसाब का बटन दबा, तो मुझे याद है जब ये मैंने बात की 3-4 साल पहले, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो बड़ी अजीब सी लगी बात, और शुरू में ही कर दी थी मैंने बात, ये शुरू के दिन में कि एहतसाब नहीं होगा, और नहीं हुआ। मैं कहता इतनी सी लूटी हुई दौलत वापस नहीं आएगी, इतनी सी ऐसे करके, तो शायद लोगों को याद हो, मैं पुरानी क्लिप नहीं चलाना चाह रहा, वो नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाएँ मौजूदा सूरत हाल पे। डेडलॉक ये है, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे ये 9 मई के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे उन पे मेन मास्टरमाइंड, और उसके वो बहुत सारे पर्चे जो हैं वो कट गए हैं, और वो उसमें उनकी गिरफ्तारी, ज़ाहिर है कि अब तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अब ये बात है कि बस उनको गिरफ्तार किसी वक्त भी किया जा सकता है। और उसके बाद जो है वो जो ये जो सेटअप है जी, इस सेटअप ने उनको जाके, और फिर उसके बाद जब मुकदमे शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद अदालतें होंगी, फिर जाहिर है कि ये अभी तक वाज़ेह नहीं कि वो फ़ौजी अदालत में जाएगा मामला या इंसदाद दहशतगर्दी में जाएगा, अभी क्या होगा सिलसिला, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे कटे हैं जी, तो देखते हैं अभी ये ज़ाहिर है कि एक कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर ये इशू है कि ये जो अलाइंसेस कैसे बनेंगे ये अब तक समझ नहीं आ रहा। मेरी जितने लोगों से बात हुई है मुस्लिम लीग नवाज़ के और पीपल्स पार्टी के, वो जो कल वाली मैंने बात की थी कि इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म होऊंगा। अच्छा, तो बिलावल तो अब उन्होंने अपना भी ज़ाहिर है, क्योंकि उधर मरियम नहीं है, नवाज शरीफ साहब हैं, तो बिलावल ने भी अपने आप को पीछे किया है, क्योंकि वो भी कैसे जरदारी साहब खड़ा करेंगे बिलावल को नवाज शरीफ साहब के सामने, वो तो अजीब सी बात, और बिलावल अगर हार गए या जीत गए, जो भी हुआ तो वो अजीब पिक्चर बनेगी। तो वो जो है वो मामला अभी रुका हुआ है, और सब हुकूमत में हैं, लेकिन ये जो इख्तिलाफ है ना, ये इख्तिलाफ वाकई मौजूद हैं। इख्तिलाफ भी नहीं कहूँगा मैं इसको, मैं डेडलॉक, यानी इसको आगे कैसे, अब आगे कैसे जाना है, मतलब आगे सब बंदी कैसे करनी है जी, सब बंदी भी तो एक है ना, कि मतलब ये तो नहीं कि अभी जो है वो
मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है असल में। 90 की दहाई में भी ऐसा था ना कि जेनुअनली बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब आमने सामने होते थे। बिल्कुल ऐसी है। जेनुअनली 88 के बाद भी जेनुअनली नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी आमने सामने होते थे। बिल्कुल। लेकिन 2007 के बाद ये कहें मिसाक जमहूरियत तो अगले साल अमलन ख़त्म हो गया था। मुस्लिम लीग नून ने खुद ही कहा था कि जी आप NRO कर रहे हैं ये और वो, तो बहरहाल लेकिन वो चला जैसे तैसे करके। उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए और वो दोनों तरफ से ज़ाहिर है फिर वो रोक लिया गया चीज़ों को, अदलिया बाली तहरीक और बाकी उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अब वो जो जेन्युइन ऑपोजिशन बनने का अमल है ना इस वक्त, क्योंकि तमाम फैसले जो शहबाज शरीफ साहब ने किए, मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, वो हुकूमत का मतलब है तमाम वज़रा। अच्छा, अब जो है वो 5 जुलाई का दिन है तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा याद कर रही हैं उसको, और अगर IMF का मामला हो रहा है तो पीपल्स पार्टी मुबारकबाद दे रही है। तो हर किसी भी फैसले पे चूंकि इख्तिलाफ नहीं रहा और इत्तेफाक से हुआ है, तो अब ये बात बड़ी अजब सी है कि आप अभी तक जो सियासत हो रही है वो हो रही है तहरीक इंसाफ। मतलब तहरीक इंसाफ के एक एक चुन चुन के नाम लेने वाले को, हमदर्द को, मतलब खंभों में लटका दिया जाए। अच्छा, खंभों में लटका दिया जाए, वो लटक जाए खंभों पे, तो फिर उसके बाद कहा जाए नहीं ये हिसाब दो कि ये थे क्यों, मतलब अभी तो इनको मार दिया, सबको ये बताओ कि ये थे क्यों, अभी पुराने हिसाब दो। तो ये चीज़ें कुछ अजीब सी। अच्छा, टाइम नहीं है। इशू ये है कि जो संजीदा फैसले किए हैं हुकूमत ने, जैसे मईशत का मसला एक बड़ा गंभीर मसला है। मतलब ये मसला जो अगर उसमें शहबाज शरीफ साहब आखिर में ना जाते खुद, पेरिस में तो ये मामला टक गया था, क्योंकि यहाँ से उनकी जो टेक्निकल रिपोर्ट है, आज मेहताब हैदर साहब की स्टोरी आई हुई है जंग में, अगर आप उसको पढ़ें तो उससे यही बात बिल्कुल क्लियर होती है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाके उसको सेव किया, वरना यहाँ से जो उनका मिशन है वो एक बिल्कुल उसकी मनफी रिपोर्ट दे रहा था, जिसके नतीजे में बड़ा बहरान पैदा हो सकता था। अच्छा, अब इसमें मसला लेकिन ये है कि इसको आगे जो है वो सितंबर और दिसंबर में वो फिर आएंगे। सितंबर और दिसंबर में वो फिर आएंगे और वो ये देखने के लिए आएंगे कि क्या जो उन्होंने बातें की हैं वो शराइत जो, यानी IMF के माहिदे वाली शराइत नहीं, ये एक्सटेंडेड जो एग्रीमेंट है, इसकी शराइत क्या पूरी की हैं कि नहीं की, इसकी शराइत अब नहीं सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि टैक्सेस को और बढ़ाया जाए, यानी $1 अरब तो अभी वो कर देंगे ना, 3 अरब का हुआ है तो 1 अरब तो ये 12 तारीख के बाद जो इजलास होगा, लेकिन जो अगला है वो उसमें कह रहे हैं कि टैक्सेस को और बढ़ाया जाए, रेवेन्यू को और इकट्ठा किया जाए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कम की जाए, ये किया जाए वो किया जाए। तो ये जाहिर सी बात है, ये हुकूमत तो अपनी एक मुद्दत पूरी करके और फिर जो आने वाले होंगे वो डील करते रहेंगे कि क्या करना है। और उसके साथ ही जो दूसरी खबर उसी में है मेहताब हैदर साहब की खबर ही, वो ये है कि जी चाइना जो है वो कह रहा है कि आप जो ML1 का जो प्रोसेस जो प्रोजेक्ट है CPEC का, तो उसमें आप ये डॉलर्स में और फैसला करें कि इसको आपने युआन में देना है या आपने डॉलर्स में देना है। वो कह रहे हैं कि आप इसकी पेमेंट्स और जो भी हैं चीज़ें वो आप इसको युआन में करें, डॉलर्स में ना करें। वो चाइना जा रहा है, जाहिर है, ये तो हम बात करें ना कि करेंसी और ब्रिक्स और ये वो सारा, तो वो उन्होंने बातें यहाँ रख दी। फिर उनको ये भी पता है कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी वो नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स तो फिर आप उस वक्त करेंगे ना जब हुकूमत ज़ाहिर है। अब इस वक्त अगर आप जाते हैं, ये ऐसे बात सब जा रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर जाके कि उसकी यानी कोई आगे बात बढ़े, लेकिन वो अभी वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस के, अब तो इलेक्शंस हैं तो आप जो कमिटमेंट्स दे रहे हैं तो उसके बाद कैसे, तो वो मामला जो है वो भी यानी चाइना और ये जो जाहिर सी बात है कि जो दुनिया इस वक्त दो कहना उसमें वो वक्त आ रहा है कि जब पाकिस्तान को भी फैसला करना पड़ेगा, जो हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी फैसला करना पड़ेगा कि आपने दरमियान में रहना है तो कैसे रहना है, झुकाव रखना है तो कैसे रखना है, IMF और चाइना के दरमियान कैसे आपने चलना है, ये वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये मेरे ख्याल से 3 साल से पहले से हम ये बात डिस्कस करेंगे, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको ये बैलेंसिंग आपके लिए जो है ना 2 सुपर पावर्स के दरमियान।
तो IMF से भी आपने मामलात को ठीक रखना है और उधर भी आपने चाइना और IMF ने ये भी कहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे लोन्स की आप, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि कर्जा हम बाद में देंगे, इसको हम किस्त ऐसे कर दें, हमें नरम दे दें, ये कर दें, वो कर दें, ये भी उन्होंने रख लिया। तो ये सारे मामलात हैं जो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो, और ये सब बंदी भी, ठीक है, कि कैसे होगी, किस तरह से, सदर कौन, वज़ीर आज़म कौन, और फिर सारा का सारा दारोमदार इस बात पे है कि ये 130 या 140 या जितनी भी सीटें थीं PTI की, तो ये उधर से निकल जाएंगी, तो किस किस के हिस्से में कितनी कितनी आनी है, मतलब ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो इन कैलकुलेशंस के ऊपर ही सारा हो रहा है, और इंतखाबी नारा गालिबन ये बन रहा है कि कौन कितने पैसे बाहर चलाएगा। इसके अलावा तो कोई इंतखाबी नारा नहीं है, क्योंकि अभी हाँ इंतखाबी नारा तो यही बन सकता है ना कि कोई कह रहा है मैं 100 बिलियन लाऊंगा, कह रहा है 50 बिलियन लाऊंगा, 20 बिलियन लाऊंगा, तो वो एक इंतखाबी नारा है। लेकिन वो क्या, अभी तो देखें, अभी तो वो कमिटमेंट्स, अभी वो पैसे नहीं आए। पहले वो ये होता था कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले वो कहते थे कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आप कर दे, अभी इस दफ़ा उन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी वो पैसे वो भी आने हैं UAE और 2 ममालिक के, लेकिन वो ठीक है, वो आ जाएंगे, वो उन्होंने अपनी कमिटमेंट उनको दे दी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मईशत एक कॉम्प्लेक्स इशू है, और ये चूँकि जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसको इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर आपने देखना है। और आज अभी मैं देख रहा था ये एक्सप्रेस की, आज के एक्सप्रेस के अंदर ही खबर लगी हुई है, पहले 11 माह के दौरान वफाकी हुकूमत ने 11,130 अरब रुपए के कर्जे लिए, और मजमूई कर्ज़ों की मालियत 58,962 रुपये तक पहुँच गई। मकामी कर्ज़ों में 5,968 अरब रुपये हैं। अच्छा, स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद शुमार के बाद वफाकी हुकूमत ने माली साल के पहले 11 माह यानी 329 दिनों में यौमिया बुनियादों पे 33 अरब 39, ये कितने हैं, 18, हाँ ये इसमें आ रहा है, मेरे पास क्लियर नहीं। अच्छा, 89 करोड़ रुपए, एक घंटे में 1 अरब 40 करोड़ 95 लाख का कर्जा लिया। अच्छा, एक घंटे में। तो ये अगर आप टोटल फिगर्स देखें तो ये फिगर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक घंटे में 1 अरब 40 करोड़ 95 लाख रुपए का कर्ज लिया, तो ये कर्जा तो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये एक, अब देखें ना, अभी जानने का टाइम है इस हुकूमत के, तो ये माशी आदाद शुमार तो बहुत ही खौफनाक हैं। अच्छा चलें जी, तो ये अब मईशत कैसे ठीक करनी है, ये बड़ा इशू है, और क्या इसको कैसे आगे किस तरफ डाल के जाना है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार है अपनी जगह, और सियासी अदम इस्तेकाम जब तक ख़त्म नहीं होता तो उस वक्त तक क्लैरिटी नहीं आएगी मामला। तो ये जब तक सबबंदी होती है तो देखते हैं ये सबबंदी की शक्ल में होती है, कैसे होती है, कौन कैंडिडेट होते हैं, कहाँ से होते हैं, क्या, लेकिन ये कुछ कहीं ना कहीं तो ये जाहिर है कि सबबंदियाँ होनी हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक बड़ा अजब वाक़या हुआ है अचानक, और वो ये हुआ है, मतलब है कि बहुत ही एक अजब सा, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं बेलारूस के, वो बड़ा अनयूजुअली उन्होंने आज वो मीडिया से बात की उन्होंने। अच्छा। और बड़ा अनयूजुअल ये होता है कि वो अपने पैलेस में मिस के अंदर वो बुलाएं रिपोर्टर्स को और उनसे गपशप लगाएं। तो उन्होंने वहाँ पे जो गुफ्तगू की, तो उस गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि जो वैगनर ग्रुप का सरबराह या साबिक सरबराह या जो भी जी प्रिगोजिन जो है वो बेलारूस में नहीं है, बल्कि वो बेलारूस में है ही नहीं, बल्कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में है, लेनिनग्राड जो को कहते हैं, यानी रशिया में है, और वो उधर है, और वहाँ से वो शायद मॉस्को चला जाए, यानी वो तमाम की तमाम डील ही दम तोड़ गई, वो कोई डील नहीं थी। अच्छा, गालिबन बेलारूस ने इसको हवाले कर दिया है, क्योंकि ये देखें इस तरह से जो है ना, ये मतलब एसोसिएटेड प्रेस जो खबर दे रहा है उसको इस तरह से देख लेना कि बेलारूस लीडर सेज के वैगनर चीफ इज इन रशिया एडिंग अनसर्टेन अबाउट इट्स फेट आफ्टर फेल्ड रिवॉल्ट, यानी वो वापस जो है वो उसको वहाँ पर भेज दिया है, और वापस भेजने के बाद अब उसका क्या फेट होगा आगे तो ये हम नहीं जानते, ठीक है। और ये जो है साथ ही फिर वहाँ पर जो उनका रोसिया 1 टीवी है उसमें एक लंबी चौड़ी फिल्म चली है, 1 घंटे की 60 मिनट्स उसका प्रोग्राम का नाम है रशियन में, उसमें वो दिखाया गया है कि उसके घर पे कोई $600 मिलियन की करेंसी और असलहा और मुख्तलिफ पासपोर्ट्स, और वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उसके दफातर के ऊपर जाके
वो छापे मारे हैं, उन्होंने सामान बरामद किया है सारा। इसका मतलब ये है कि उसको अच्छा इनसे पूछा जो पेस्तोव हैं क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे पूछा गया कि जी वो कहाँ पे है, वैगनर ग्रुप का जो चीफ, वो बेलारूस को कह रहा है कि हमारे पास हमारी सरजमीन पे है ही नहीं। और ये जो है ये तो उन्होंने कहा आगे से कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हमें नहीं पता किधर है वो, इतनी कोई उसकी ख़ास हैसियत नहीं है कि उसके ऊपर हम जवाब दें, कहीं होगा हमें नहीं पता। तो लेकिन बेलारूस के सदर की तरफ से ये जो कहना है ये बहुत आम, देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी पूरी रिपोर्ट है, वैगनर प्रेग्नोस इज बैक इन रशिया, बेलारूसियन प्रेसिडेंट से, सब किधर गया कहाँ है, उस डील का नहीं कोई डील भी नहीं। बेलारूस की क्या, बेलारूस ने वो हैंड ओवर किया, बेलारूस को जो है ना उन्होंने तो, बल्कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये 11वीं 12वीं और 13वीं जो स्लाइड है, जो बेल्टा, जो वहाँ की अखबार को मैं कोट कर रहा हूँ उनकी एजेंसी को, कि वो प्यूटिन से मिल रहे हैं एक तो जल्द, ठीक है 11वीं वो कह रहे हैं प्यूटिन से, दूसरे में वो कह रहे हैं, जो 12वीं स्लाइड है वो कह रहे हैं रशिया इज़ द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। ये आप देखें ज़रा, ये वहाँ से फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। और वो उसके बाद अगली जो है वो खबर वो कह रहे हैं, इसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि डज नॉट रूल आउट सिविल वॉर इन यूरोपीय यूनियन, ठीक है। और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों पे हमलों की मज़म्मत की है, जी 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 जी, वेरी इंपॉर्टेंट कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने यूरोपीय यूनियन में कि मुसलमानों पे वो की है। ख़ुद स्वीडन की हुकूमत ने भी की है, सारी हुकूमतें, ये जो कुछ हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या और तमाम दुनिया में इस पर मज़म्मत हो रही है कुरान शरीफ के बारे में। लेकिन ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है कि वो डील ख़त्म हो गई और उस बंदे को वापस हैंड ओवर कर दिया, और अब उसके साथ क्या करेगा पुतिन ये देखना है। अच्छा, इसी के साथ ये जब हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसी दौरान जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन मिले हैं स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, और वो स्वीडन जिसने शामिल होना था नेटो में जी। और आखिरी मिनट तक कोशिश हो रही है किसी तरह से टर्की को मना लिया जाए, टर्की और हंगरी को, हंगरी से ज़्यादा टर्की। तैयब एर्दोगन बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट बन के थर्ड टर्म में आए हैं सामने, और वो किसी सूरत 2-3 बातें, एक तो बात यह है कि स्वीडन ने वहाँ पे सजाएं देने शुरू कर दी है, वो पीकेके के जो कुर्द सेपरेटिस्ट और ये सारे उनको डिपोर्ट भी कर रहे हैं भी। लेकिन अमेरिका ने जो पहले बात की थी, प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो फ़ोन पे बात की थी शुरू में, तो उन्होंने F-35 की तैयारों की फ़रोख्त तो ख़त्म कर दी थी, लेकिन साथ ही कहा था कि F-16 तैयारे भी हम जो हैं वो उस वक्त देंगे जब आप ये नेटो के अंदर इजाज़त देंगे स्वीडन को। और F-35 की उन्होंने तब रोकी थी जब ये S-400 सिस्टम ख़रीदा था रशिया से। अब इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि एक तो अभी भी ब्रसल्स के अंदर नेटो के अंदर मीटिंग जारी है, किसकी, इनकी टर्किश डिप्लोमेट्स की और उसके साथ स्वीडिश डिप्लोमेट्स की, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं, ये नेटो की समिट हो रही है लिथुआनिया में, अब वहाँ फिनलैंड आ रहा है, यूक्रेन को दावत नहीं दी गई, और जनाब स्वीडन वहाँ पर, मतलब स्वीडन आखिरी मिनट पे पूरी कोशिश हो रही है किसी तरह से कि किसी तरह से टर्की मान जाए, लेकिन टर्की जो है उसने जो है वो टर्की नहीं मान रहा। देखिए ना, मान भी सकता है, अभी तक की ये इत्तला है कि टर्की नहीं मान रहा, और पूरी कोशिश हो रही है कि कोई तो खबर हो ना, फिनलैंड के आने की तो बड़ी खबर होगी, लेकिन स्वीडन नहीं है अगर, और उसका एक हिस्सा माजी का जो कि अब एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, ज़बरदस्त मुल्क है, तो वो बड़ा इनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि वो इस दोनों साथ जाना चाह रहे थे ना। तो अगर बैकअप इधर वो है ही नहीं नेटो, और इधर फिनलैंड आ गया और उसके 800 और यहाँ पर फौजें डिप्लॉय हो गई, तो ये फिनलैंड तो इनसिक्योर फील करेगा बहुत ज़्यादा, उसका बैकअप नहीं है पीछे। अगर आप नक्शा भी देखें ना, तो पीछे बैकअप में उनके नहीं है, बाल्टिक सी आ जाता है ना पीछे, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम। तो अगर स्वीडन शामिल होता तो स्वीडन पीछे से बैकअप देता, ठीक है, लेकिन खाली फिनलैंड का आ जाना, स्वीडन का ना आना, तो ये एक बहुत बड़ा एक अपनी जगह फिनलैंड के लिए सिक्योरिटी का एक इश्यू बन सकता है। माजी में ज़ाहिर है फिनलैंड भी देखता रहा कि जॉर्जिया में, यूक्रेन में क्या हुआ, तो वो इस वक्त देख रहे हैं कि सूरत हाल किसी बिगाड़ की तरफ ना चली जाए। लेकिन तो प्रेसिडेंट बाइडेन का ये दौरा शुरू हो रहा है, और ये दौरा उस वक्त शुरू हो रहा है जब अचानक ये खबर आती है, बेलारूस के सदर आके कहते हैं कि वो तो हमारे है ही, हमारे पास ही नहीं वैगनर ग्रुप। अब वैगनर ग्रुप का भी बड़ा मुख्तलिफ कि क्या उसके अफ्रीका में ऑपरेशन रुक गए हैं, उससे क्या असर पड़ेगा, सीरिया में क्या हो रहा है, उसमें बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में। हाँ, लेकिन अभी तो ये कि उसका सरबराह उधर चला गया, वो उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं।
अच्छा, फ्लाइट एट जो रडार है उन्होंने एक जहाज़ को कैच किया है, लेकिन वो जी जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग से, लेकिन वो अफ्रीका से आया हुआ जहाज़ था, वो कार्गो जहाज़ था, वो नहीं था। बाद में उन्होंने उसकी तस्दीक भी की कल लेट नाइट, तो वो मेरे ख्याल से वो गलत फॉलो कर रहा था फ्लाइट जो रडार्स हैं। तो वो जहाज़ जो था वो अफ्रीका से आया हुआ था, उसको अमेरिकन मीडिया ने कोट किया कि ये जहाज़ है और ये देखें यहाँ से यहाँ जा रहे, नहीं, वो कार्गो जहाज़ था। एनीवे, तो अब इशू ये है कि वो खामोशी से अब क्या है, फेट कहाँ पर है, वो क्या बनेगा उसका वैगन, ये किसी को नहीं पता। और प्रेसिडेंट बाइडेन का उधर इशू यहाँ पर अब ये, और साथ ही अब जो है वो जो दूसरी बड़ी खबर है, और मेरा ख्याल है कि इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि देखें हम आज की दुनिया में जो रह रहे हैं, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि ये टेलीफोन से लेके ये माशी मसला शुरू हो रहा है ना, कि अब हमने चाइना के साथ कैसे ट्रेड करनी है आने वाले दिनों में, हमने मिडल ईस्ट के साथ कैसे करनी है, हमने ब्रिक्स में अगर जाना है तो उसमें फिर ये कैसे हम आगे जाके कैसे मामलात को तय करेंगे, अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाती है तो IMF के साथ कैसे चलेंगे। तो ये बड़े इश्यूज हैं लॉन्ग टर्म, जी लॉन्ग टर्म। और जो ये बात उस दिन कर दी थी उन्होंने जियो पॉलिटिक्स की, लेकिन जियो पॉलिटिक्स थी माहदे में, वो ज़ाहिर ओपनली उन्होंने नहीं कहा। शहबाज शरीफ है तो सही ना, अब हम कहेंगे जियो पॉलिटिक्स अगर नहीं है ये इकोनॉमी के पीछे, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी ना। तो मतलब बेल्ट एंड रोड के अंदर अगर कोई मुल्क हैं तो वो उनकी क्या पॉलिसी है, जो बेल्ट एंड रोड में नहीं है, जो बैलेंस कर रहे हैं दोनों तरफ, उनकी क्या पोजीशनिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने एड्रेस करने हैं। अच्छा, जो येलेन है, जो सेक्रेटरी ख़जाना है अमेरिका की, वो बीजिंग पहुंच गई हैं, और बीजिंग वो पहुंची हैं 4 रोज़ के लिए। और वो जाहिर है कि शुरू में जब आई थी, अब आप रह नहीं सकते ना, ये डीकपलिंग मतलब जैसे होता है ना, मतलब इसको किस तरह समझाए, जैसे कपल एक होता है कपल करना, और इसको मुखालिफ ये है कि डीकपल करना। जैसे आप दो चीज़ों को एक साथ जोड़ दें, आप कहेंगे जी ये पैसे के साथ, ये जैसे डॉलर के साथ गोल्ड को जोड़ा हुआ था एक ज़माने में, तो डॉलर ऊपर जा रहा है तो ये गोल्ड की प्राइस, हाँ, लेकिन अगर आप इनको डीकपल कर देंगे तो एक चीज़ ये जो है ना आपस में इनका लिंक, अब वो डीकपलिंग कर दी ना इन्होंने, हाँ। इसका मतलब डीकपल इसको कहते हैं, इसको सादा से अल्फाज में जो मैं समझता हूँ, अब डीकपल कर दिया उन्होंने कि जी हम चाइना के साथ डीकपलिंग कर रहे हैं, कि ये चीज़ जो है ये चलती रहेगी, ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, अमेरिका ने कहा ना ट्रम्प दौर में, इसको हम ठीक रखेंगे, इसको हम खराब कर देंगे, इसको हम ये ऐसे करेंगे, इसको। तो ये जो डीकपलिंग है ना, ये एक अजीब सी चीज़ है, मतलब उसमें। अच्छा, फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे CSIS जो बड़ा थिंक टैंक है, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी कि ये क्या इसके ऊपर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है CSIS की, और उसमें उन्होंने डिमिस्टिफाइंग द डिबेट ऑफ ऑन US चाइना डीकपलिंग के ऊपर उन्होंने कहा 4 किस्म के यहाँ पे सोच पाई जाती है। एक तो ये है, एक तो वो लोग हैं जो सेपरेशन चाहते हैं, टोटल सेपरेशन, खत्म करो, इससे निकल जाओ आगे, ठीक है। एक वो हैं जो रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि यानी बिल्कुल, अच्छा, एक वो हैं जो चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगे, यानी थोड़ी सी पाबंदियां लग जाएं। ये ऊपर अगर हम देखें ना, इसके तो ऊपर जो लगा हुआ है इसके जो फर्स्ट स्लाइड जी, एक वो हैं जो रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं, थोड़ी सी पाबंदियां, एक वो हैं जो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, एक वो हैं जो सेंटर में है, वो कहते हैं कि नहीं जी कुछ इधर कुछ उधर दाएं, और एक हैं जो कहते हैं मुकम्मल तौर पर कॉपरेशन होनी चाहिए, यानी चाइना के साथ ताल्लुक कैसे रखना है हमने। एक कहते हैं ख़त्म कर दो, एक कहते हैं नहीं पाबंदियां लगाओ थोड़ी थोड़ी करके, एक कहते हैं दरमियान में रहो, एक कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे साथ रहो। ये फटा चल रहा है कि डीकपलिंग मतलब वो आपने कहा कि जी हमने वीज़े बंद कर दिए, उन्होंने आगे से जर्नलिस्ट निकाल दिए, जर्नलिस्ट निकाले उन्होंने, एक उधर से सेमीकंडक्टर पे पाबंदी लगा दी, तो सेमीकंडक्टर पे पाबंदी लगी तो उधर से क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर लगा दिया उन्होंने कोई बैन, उधर से उन्होंने कहा उधर। तो मतलब ये है कि ये पॉसिबल, फिर वो दोनों जगहों पे आपके सफारत की ताल्लुकात भी हैं, आपके एम्बेसीज भी खुली हुई हैं, तिजारत भी क्या होनी है क्या नहीं होनी, ठीक है ना, मतलब पान आएगा लेकिन छालियाँ नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, ऐसा करो छालियाँ मंगवा लो, लेकिन उसमें जो है ना चूना कत्था छोड़ दो, आज चूना बैन कर दो, अच्छा चूने पे पाबंदी हटा दो। तो मतलब ये एक अजीब सी जो है ना कटर पटर डीकपलिंग, तो वो डीकपलिंग काम नहीं कर रही, वो कभी उनकी चीज़ रुकती है, कभी उनकी रुकती है, कभी इधर रुकती है, कभी उधर रुकती है, कभी इंडिया में रुक जाता है, कभी यहाँ रुक जाता है, कभी यूरोप में रुक जाता है। तो एक डीकपलिंग अजीब सी है, ठीक है ना। मुल्क इसको मतलब दुनिया बीच में आई हुई है, दो हाथियों की लड़ाई में दुनिया खेत बनी हुई है। पाकिस्तान भी देखें ना, अब वो चाइना कह रहा है कि भाई आप डिसाइड करें, हम तो हमारे प्रोजेक्ट है, डॉलर में कैसे होगा। हाँ। तो इशू ये है कि अब इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, कि जिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में वो वहाँ गई तो हैं, अब वो वहाँ जाके क्या बात करती हैं। उनकी कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है चाइना के, फिर उसके बाद वो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मतलब, क्योंकि दरमियान में आप देखें ना कि वो बयान आ गए, बाइडन ने डिक्टेटर कह दिया,
उन्होंने कहा था क्यूबा के अंदर वो जो उनकी मिलिट्री बेस बन रही है। फिर उन्होंने कह दिया कि जी ये जो है ये स्पाई बैलून वाला वाक़या हुआ था, लेकिन दरमियान में फिर ये कि एंथनी ब्लिंकन गए भी थे वहाँ पे। तो दरमियान में अब ये है कि ऊंच नीच, जो साथ ही अमेरिका जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका की भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर बात हो रही है कि अगली एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी। मतलब साल साल के बाद अगर दौरे हो रहे हैं, 6-6 महीने बाद दौरे हो रहे हैं, तो भाई 6 महीने के बाद तो आपकी कोई दूसरी, तो वो मतलब है अब इस वक्त जो है यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा ना कि सियासी सफबंदी के लिए अहम तरीन बात जो है वो ये है, जो मैंने आपसे कल भी बात की थी, कि नवाज शरीफ साहब ने जब कह दिया कि मैं वजीर आजम हूं और उनके मद्दे मुकाबिल जिस शख्स ने खड़ा होना था वो, उसके ऊपर तो मुकदमे कट गए 9 मई पे और बाकी सारे, तो अब नवाज शरीफ के सबके सामने कौन खड़ा होगा जी? और अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? और इलेक्शन अगर देखें, इलेक्शन होना इसलिए, और वो इलेक्शन जो है उससे पहले उसके खदोखाल किसी तर्ज पे आने चाहिए ना, कि एक कोई उसका कोई तरीका कार तो होना चाहिए। मतलब वो, या फिर यही कौमी हुकूमत है। अच्छा, ये अगर रहती है तो इसके अपने ये फिर अपने इश्यूज हैं कि कैसे, ये तो इख्तियारात पे भी डॉक्टर साहब नहीं मामलात खराब रहे हैं इस दौरे देखें, हमने इसको तय कर लिया अपनी तरफ। IMF का यहाँ पर जो स्टेशन बैठा है ना पाकिस्तान के अंदर, वो टेक्निकल इश्यूज के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमने, इन्होंने यहाँ से रिकमेंड, यहाँ से देखें, ये तो इसाक डार साहब ने और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जाके मामलात को हल किया, लेकिन वो अभी तक ही बात कह रहे हैं कि आदाद शुमार और ये सारे, और ये आपने रेवेन्यू की बात की, ये आगे की, और आगे जो 3 अरब हैं वो कह रहे हैं सितंबर में आएंगे, फिर हम जायजा लेंगे। सारी चीजें ठीक हुई सितंबर में, शराइत पूरी हुई, शराइत अभी तक की, तो फिर हम अगले 1 बिलियन की बात करेंगे, और फिर वो ठीक हो गई तो फिर दिसंबर में दोबारा आएंगे और फिर तीसरे बिलियन का फैसला करेंगे। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। टैक्सेस कम है, टैक्सेस और होने चाहिए मजीद टैक्सेस। जी मजीद, अभी तो एक बात कर दी ना उन्होंने, 1 बिलियन देने से पहले उन्होंने कहा कि इसको 13%। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की बरियत का फैसला जो है वो जारी कर दिया है। वो एहतसाब अदालत एक केस है और उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है कि इनकी जो है वो उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई और ये सियासी तौर पे बनाया गया और ये सारे मामले। लेकिन जो मेजर केसेस हैं अभी वो हैं, जो असल है इशू, तो इसको ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और बाकी शख्सियत को इस तरह से भी देख रही हैं कि ये आगाज़ है कि उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा, लेकिन कब, कैसे, क्या, अभी वो देखना है कि वो आगे आने वाले दिनों में सब बंदियाँ कैसे होती हैं और उसका प्रोसेस कैसे चलता है। क्या वो सितंबर में जो तब्दीली आनी है उस तक होगा या उससे पहले होगा, वो देखना है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तब्दीली का वेट कर रहे हैं। दूसरी जो बात है वो देखें, ये मसला कुछ, मैंने इसको कभी नहीं फॉलो किया, लेकिन ये मसला कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। और ज़्यादा बढ़ गया इसलिए क्योंकि जब बाहर चीज़ चली जाती है ना तो उसका एक स्ट्रेटेजिक पहलू निकला आता है, और वो निकला है कि ये जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है, इसका जो बाहर सूरत हाल है, एक तो सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट को आग लगा दी गई, ये एक बड़ी अजब सी बात है, क्योंकि ये कहीं किसी गांव देहात में तो हुआ नहीं है, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, उनके कॉन्सुलेट को आग लगा दी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरी जो बात है वो ये है कि 8 तारीख को अब बरतानिया में रैली हो रही है जी। अच्छा, बरतानिया में रैली हो रही है और वहां पर भी उन्होंने वही पोस्टर्स निकाले हैं जिसके ऊपर वो किल इंडिया, और वो उसके ऊपर जो रिस्पांस है, ज़ाहिर आज़ादी इज़हार राय और सारी बड़ी कम्युनिटी है, तो बरतानिया ने कहा है कि हम इसको जो है, अब हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ कि जो 32nd स्लाइड है कि डायरेक्ट अटैक्स ऑन इंडियन मिशन कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, बराह रास्त हमले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मामला, और मेरा ख्याल है इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मामला ज़्यादा बढ़ गया है, वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके और इंडिया के दरमियान बाकायदा अल्फाज
की जो है इन्होंने कहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में ख़ास तौर पे इन्होंने कहा है कि जी कनाडा में इन्होंने तलब कर लिया था उनके हाई कमिश्नर को। तो उसके बाद जो मैं यहाँ पे ये कोट कर रहा हूँ, एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया को कि प्रोटेस्ट सरफेस ऑनलाइन प्रोमोटिंग खालिस्तान रैली, अच्छा विद 8 जुलाई टॉप इंडियन डिप्लोमेट्स का उसमें। दूसरा जो है वो अगर मैं यहाँ पे ये कोट करूँ रिपब्लिक वर्ल्ड को, तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ रॉन्ग। अच्छा, उन्होंने इंडिया इज़ रॉन्ग कहा है, ये नहीं कहा गालिबन कि खालिस्तानी फ्लोट ऑन इंडिया ऑन इंदिरा गांधी। अच्छा, अब ये कहा है या नहीं कहा उन्होंने, लेकिन अब इसको रिपब्लिक वर्ल्ड इंडिया का अगर कोट कर रहा है तो फिर तो ये तो सही कोट कर रहा है उनका जुमला या गलत कोट कर रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। भाई बहुत ही अजीब सी बात है कि वो अगर खालिस्तान के साथ चलेंगे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, ये मतलब लिया जाए तो बढ़िया। कनाडा जो है वो एक बड़ी पावर है दुनिया की, ठीक है, और बड़ा, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि बिजनेस टुडे खबर दे रहा है वहाँ से कि वोट बैंक पॉलिटिक्स इंडिया कंडेम्स कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स। उन्होंने वजाहत की थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और टेररिज्म के कनाडा सख्त खिलाफ है, मगर उसको स्पिन कैसे हो रहा है इंडिया में। वोट बैंक पॉलिटिक्स इंडिया कंडेम्स कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडोज कमेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड टेररिज्म। अब ये जो बातें सारी ये बड़ी एक मेरा ख्याल है कि ये कुछ एनडीटीवी जो है वो ये कह रहा है इज कनाडा सॉफ्ट ऑन खालिस्तान सपोर्टर्स फॉर वोट्स। जस्टिन ट्रूडो के रिप्लाई में जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि हम फ्रीडम है, हमारी यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, ये उनकी। लेकिन अब ये क्या मामला इस नौयत का हो गया है कि इंडिया और कनाडा, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया का फॉरेन मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, पाबंदियाँ नहीं लग रही उस पर जी। देखें, ये बात सारी ये है कि टेररिज्म में तो ये है कि जैसे ये कॉन्सुलेट पे हमले और ये सारी चीज़ें, लेकिन प्रोटेस्ट की, अच्छा हम भी इसके ऊपर बात करते हैं, कुरान शरीफ की जो बेहुरमती हुई है तो हम भी बात करते हैं, लेकिन ये तो तहरीक किसी, इसका रंग कुछ और है ना, ये तो अब इसको इंडिया कैसे डील करता है। और एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर अगर इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में हो रहा है, और हो भी किन मुल्कों में रहा है कि जो मुल्क जो हैं वो बिल्कुल यानी इंडिया कहता है कि हमारे अलाए हैं, इंडिया कहता है जी। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, ये किसी मतलब किसी मुस्लिम वर्ल्ड में तो नहीं हो रहे कहीं पर भी, तो ये कैसे हो रहा है। तो उनके अलाइज हैं, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि ये मतलब तो ठीक है हमारे यहाँ, तो वो कह रहे हैं कि वोट बैंक, वो आगे से कह रहे हैं नहीं वोट बैंक, और कॉन्सुलेट्स को आग लगाई जा रही है, उनके डिप्लोमेट्स खतरे में। इंटरनल इशू जो है ये इतना लॉन्ग टर्म मामला, तवील अरसे का, मैंने आपसे कहना कि बाद इशूज़ को आप वक्त पे ना ख़त्म करें, ठीक है, मतलब कश्मीर का एक हल होना चाहिए था जी। वो किसी भी अंदाज में होता, वो हल, ये हल नहीं था कि आप 370 लगा देते, बिल्कुल ही गला घोंट के सबको मार मूर के उधर ही कर्फ्यू लगा के। जब आप ऐसे करते हैं, ये इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट, कोई भी हल आपको निकालना चाहिए था, ठीक है ना, एक वक्त पे इतने सालों से, फिर वो खास वक्त पे जाकर चीज़ उठती है ना, आपने हल नहीं किया था, वो कहते हैं डंडा पाओ भी इसको कारपेट के नीचे डाल दो, तो वो अचानक जो है ना वो फिर इशू खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये इशूज ऐसे हैं जो कि आज का नहीं है इशू खालिस्तान का, ये आज का इशू नहीं है नागालैंड का, आज का ये सारे इशूज जो हैं ये अलग अलग हैं, और इनको अलग अलग इनकी डायमेंशन अलग अलग इनको एड्रेस करना जरूरी है, ठीक है ना। कुकीज़ का बिल्कुल अलग इशू है, मेथीज़ और कुकीज़ का बिल्कुल उसको उसकी डायनेमिक्स में अगर आप साथ ही चारों तरफ से देखें, कंटेनमेंट हो रही है ना इंडिया को, ये खुद भी आपको देखना है, इंडिया को मैं कह रहा हूं कि अब खुद भी देखना है कि कंटेनमेंट इकोनॉमिकली भी हो रही है। तो वो जो पॉलिसी है ना कि आपने गालियां देने से मसला नहीं हल होगा, हल इस तरह से होगा कि आप उस इंटरनल इश्यूज को, वो इतना ज़्यादा इशू है, यानी ये देखें ये जो कुकीज़ और मितीज़ का, कि इसको अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, ये अभी नहीं कर, लेकिन वो फैल रहा है, वो ख़राब हो रहा है, वो म्यांमार तक जा रहा है, बिल्कुल ऐसी। इसी तरह से मेरे लिए हैरान कुन बात है कि ये इशू इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पर अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी उनको चूंकि बैंक चाहिए थे, उन्होंने कहा भाई मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो उनकी पूरी कम्युनिटी, उनके इश्यूज हैं, उनको बजाय उसको रिजॉल्व करें, इनको मार दो, इनको ये कर दो, उनको एक मसलक है, एक मजहब का तो मामला नहीं है भारत में, वहाँ पे हर नहीं, आप मुसलमानों को देखें ना, अब कहीं मुसलमान, कहीं कश्मीर, कहीं वो जो है, कभी वो उनके जो बाकी लोग हैं, बाकी कम्युनिटीज, कभी विदिन खुद
आपको पता एंटी बर्मन तहरीक भी चल रही है, वो भी इन इश्यूज को रिजॉल्व करें ताकि कम से कम ये बाहर जो है, और ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि इनके अलाइज, ये अपने अलाइज के साथ इस तरह बात करें, इसमें कोई मुसलमान मुल्क या पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कनाडा में, मतलब ये कैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इनका हो रहा है, मतलब वो सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों बिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।